गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस लेक्चर में जारी रखेंगे अपना सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस सिद्धांत के अनुप्रयोगों को समझना। हमने पहले लेक्चर में इसके 5 अनुप्रयोग डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे छठे अनुप्रयोग के बारे में, जो है कि सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट की मदद से हम हैलोजन एसिड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ, हैलोजन अम्लों का आपेक्षिक सामर्थ्य बता सकते हैं। हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, हम इनकी स्ट्रेंथ्स को कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमें मालूम है कि हैलाइड आयंस का जो सामर्थ्य है, उनकी जो हार्डनेस है, उनका घटता हुआ क्रम फ्लोराइड इज़ मोर देन क्लोराइड, क्लोराइड इज़ मोर देन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड इज़ मोर देन आयोडाइड, यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये क्रम घटते हुए हार्डनेस का क्रम है। तो HSAB कॉन्सेप्ट के हिसाब से, उसके अनुसार बॉन्डिंग कैपेसिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ विद द हार्ड एसिड H+ भी इसी क्रम में डिक्रीज़ होगी। कंसिक्वेंटली द डिसोसिएशन एबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेज इन दिस ऑर्डर, यानी कि डिसोसिएशन जो क्षमता है इन आयनों की हाइड्रोजन अम्ल के साथ बनने पर, अम्ल बनने पर, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम देखें तो इसी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के क्रम में ये जो इनके हाइड्रोजन हैलाइड्स है, हाइड्रोजन अम्ल हैं, उनकी क्षमता, डिसोसिएशन की क्षमता बढ़ेगी, यानी कि इनका अम्ल सामर्थ्य इस क्रम में बढ़ेगा। ऐसा हम आराम से HSAB के मदद से समझा सकते हैं। हम समझाते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है आयोडाइड, तो हाइड्रोजन कठोर है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो अस्थाई, अस्थिर हो जाएगा, तो वो जल में आराम से डिसोसिएट होगा, वियोजित होगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड के मुकाबले थोड़ा सा कम स्थिर है, तो उसकी अम्ल सामर्थ्य थोड़ी सी कम होगी। इसी तरह से HCl और सबसे कम HF, क्योंकि HF दोनों कठोर अंतरक्रिया से बने हैं, इसीलिए स्थायी अम्ल है और ये जल में वियोजित नहीं होता है, तो इसकी अम्ल सामर्थ्य कम है। अब हम आते हैं इसके 7वें अनुप्रयोग में, जो बताता है पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट क्यों होती, किस आधार पर होती है, वो ये समझाता है। पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट्स जैसे लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम एट्सेट्रा बाय लिगेंड्स, यानी कि बेसिस लाइक कार्बोनिल, ओलिफिन्स, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एट्सेट्रा कैन बी एक्सप्लेन ईजिली ऑन द बेसिस ऑफ HSAB कॉन्सेप्ट। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के आधार पर इनकी पॉइजनिंग आसानी से समझाई जा सकती है। According to HSAB, these ligands are easily absorbed on the mentioned metal surfaces, यानी कि प्लेटिनम और पैलेडियम पर ये लिगेंड्स कार्बोनिल, ओलिफिन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही लिगेंड भी और मेटल भी किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सॉफ्ट कैटेगरी को, और इसीलिए इनमें अंतरक्रिया अच्छे से हो जाती है, आसानी से हो जाती है और ये एक स्थिर यौगिक बना लेते हैं। इस तरह से मेटल की जो मेटल कैटलिस्ट है, उसकी सारे एक्टिव पॉइंट्स ब्लॉक हो जाते हैं और इसी प्रकार कैटलिक प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की, वो पूरी तरह से पॉइजनड हो जाती है। 8वां अनुप्रयोग है इसका, जिसमें HSAB थ्योरी एक्सप्लेन करती है रेट, मतलब HSAB थ्योरी कैन एक्सप्लेन द रेट, द मैकेनिज्म of SN1 SN2 reactions and also the nature of the products obtained। 9th application है stability of complexes formed with ambidentate ligands। ambidentate ligands का मतलब है कि ऐसे ligands जिनमें 2 दाता परमाणु हैं। जब 2 दाता परमाणु होंगे तो उनकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस में ग्रेडेशन होगा, एक सा नहीं होगा, यानी कि दोनों दाता परमाणु अलग अलग होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल SCN में एक दाता परमाणु सल्फ़र है, एक दाता परमाणु नाइट्रोजन है। अब सल्फ़र मृदु दाता परमाणु है और नाइट्रोजन जो है वो कठोर दाता परमाणु है। तो जब मेटल आयन जो है हार्ड डोनेटिंग एटम से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, यानी नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है,
तो हार्ड इंटरेक्शन अगर होता है तो वो स्थायी होता है। और अगर केंद्रीय परमाणु यानी कि लुईस एसिड, द मेटल एटम, द मेटल आयन, अगर वो सॉफ्ट है और उसका सल्फ़र से सल्फ़र से उसका कॉम्प्लेक्सेशन होता है तो सॉफ्ट इंटरेक्शन की वजह से वो स्थिर होगा। पर अगर सॉफ्ट मेटल आयन का नाइट्रोजन की तरफ से लिगेंडिंग होती है तो सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन की वजह से यह संकुल अस्थायी होगा। इस चीज़ को हम उदाहरण से समझेंगे कि सॉफ्ट मेटल आयन से अगर कॉम्प्लेक्सेशन होती है तो हमारे पास उदाहरण है RH NH3 SCN2+ और RH NH3 NCS2+। इसमें जो RH NH3 SCN2+ है वो कम स्टेबल है, उसका स्थायित्व कम है किसके मुकाबले, RH NH3 NCS के मुकाबले, क्योंकि रोडियम एक हार्ड मेटल आयन है और उसका जब N से नाइट्रोजन से लिगेंडिंग होती है एम्बिडेंटेड लिगेंड SCN में तो वो एक स्थायी संकुल बनाता है। पर जब सल्फ़र से लिगेंडिंग होती है तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन की वजह से इसके स्थायित्व में कमी रहती है। अगला अनुप्रयोग है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। अगले अनुप्रयोग में हम HSAB की मदद से हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत की मदद से हम ये जानेंगे कि कौन सा विलेय किस विलायक में आसानी से विलेय होगा और क्यों। ये HSAB हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है कि कोई पर्टिकुलर सॉल्ट, कोई विशेष लवण किसी विलायक विशेष में डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों और नहीं होगा तो क्यों। फॉर एग्ज़ाम्पल HGO इज़ soluble in HCl but HGS is not soluble in HGO is soluble in HCl but HGS is not soluble in HCl. The reason behind this can be understood from the given equation. Let us discuss. Mercuric oxide और HCl में जब अभिक्रिया होती है तो HgCl + H2O बनता है। इसमें मर्क्यूरिक आयन सॉफ्ट है, ऑक्साइड आयन हार्ड है, यानी कि सॉफ्ट हार्ड सॉल्ट है ये, तो ये अस्थिर है। HCl में H आयन हार्ड है, क्लोराइड आयन सॉफ्ट है, तो HCl भी हार्ड सॉफ्ट अंतरक्रियाओं की यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार अस्थिर है। ऐसे में जब ये दोनों सामने आते हैं तो HgCl बनता है मर्क्यूरिक क्लोराइड, जिसमें मर्क्यूरिक आयन भी सॉफ्ट है, क्लोराइड आयन भी सॉफ्ट है, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉफ्ट अंतरक्रिया वाला स्थायी यौगिक बनता है। और दूसरी तरफ H आयन और OH- आयन दोनों ही हार्ड हैं, तो एक हार्ड अंतरक्रिया वाला अति स्थायी यौगिक बनता है, इसलिए HgO HCl में पूर्णतः विलेय होता है। इसके उलट जब हम मर्क्यूरिक सल्फाइड और HCl की बात करते हैं तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HCl में डिज़ोल्व नहीं हो पाता, क्योंकि मर्क्यूरिक सल्फाइड में मर्क्यूरिक आयन भी सॉफ्ट है, सल्फाइड आयन भी सॉफ्ट है, तो पहले ही सॉफ्ट अंतरक्रिया हो करके एक स्थिर यौगिक बना हुआ है। और HCl में हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, पर HgS क्योंकि स्थिर और स्थायी है तो वो इस HgS में सल्फाइड सॉफ्ट आयन को क्लोराइड सॉफ्ट आयन रिप्लेस नहीं कर पाता और HgS अनडिज़ोल्व रह जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सेपरेशन ऑफ कॉपर आयन कैडमियम आयन। ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे सेपरेशन संभव होंगे इसमें, पर कॉपर आयन और कैडमियम आयन का सेपरेशन किसी एक विलायक में से, यानी कोई एक विलेन बना हुआ है जिसमें कॉपर आयन और कैडमियम आयन मिक्स्ड हैं, उस विलेन में से कॉपर आयन और कैडमियम आयन को हम कैसे निकाल सकते हैं सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। इसके लिए हम इसको सेपरेट करने के लिए हम H2S गैस पास करते हैं KCN की प्रेजेंस में, मतलब कॉपर आयन और कैडमियम आयन का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में पहले KCN ऐड करेंगे,
ताकि वो KCN के साथ साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स आयन बना ले, कॉम्प्लेक्स स्पीशी बना ले, फिर हम H2S उसमें पास करते हैं। तो कैडमियम आयन तो प्रेसिपिटेट हो जाती है कैडमियम सल्फाइड के रूप में और अलग हो जाती है, जबकि कॉपर आयन सॉल्यूशन में ही रह जाता है हेक्सासाइनो क्यूप्रेट 2 की फॉर्म में। Actually, both the ions react with cyanide and form stable cyanide complexes. In the process, copper 2 plus gets reduced to copper ion. Copper ion plus 4Cn minus ions form tetracyanocuprate 2. In the cuprate 1, in this process, cupric ion gets reduced to Cu plus 1, cuprous ion, and hence the charge is 3 minus, CuCN whole for 3 minus. Cadmium 2 plus ion reacts with 4 cyanide ions to form tetracyano-cadmium 2. Now, since both cuprous ion and cyanide ions are soft, their complex ion is stable, and hence it does not react with H2S, and hence it remains in the solution. On the contrary, इसके उलट क्या होता है कैडमियम के साथ, टेट्रासाइनो कैडमियम 2 is more stable than tetracyano copper 1 because bonding of cadmium is more with sulfide in comparison to the bonding of cuprous ion with cyanide ion, because they both are hard. Therefore, it reacts with cadmium ion reacts with H2S and forms precipitate of cadmium sulfide. I am sorry, I have to repeat. Tetracyano-cadmium ion is less stable in comparison to that of copper solution. Copper ion remains in solution, and cadmium ion reacts with sulfide ion and comes out in the form of precipitate, and hence the two get separated. Is that okay? That's all.